सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे लास्ट टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो हमारा मतलब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस नहीं, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस, पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ रिस्क, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसे दो भागों में बांटा क्यों गया है। तो इसीलिए बांटा गया है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसका पैसा जो है वो इंश्योर्ड को नहीं बल्कि इंश्योर्ड के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको मिलता है। हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसने इंश्योरेंस वहाँ पे ले रखा है, मतलब जो मेन इंश्योर्ड है, अगर उसके साथ कुछ लॉस हो जाता है तो उस केस में जो पैसा है वो उसे मिलने वाला है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेंस लेता है उसे पैसा ना मिलकर उसका जो फैमिली मेंबर्स रहता है उसको वो पैसा मिलता है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस इन विच द मनी is received by not the main insured but by the members of the family of that insured। मेरे जो घर वाले होंगे उन लोगों को यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। जबकि अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात किया जाए तो इसमें जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसको जो है यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को एकदम अलग एंड बाकी सारे इंश्योरेंस को एक ग्रुप में डालने का मतलब यही है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में पहली बात ये जो पैसा होता है वो उसको नहीं मिलता है जो कि वो इंश्योरेंस को लेता है, बल्कि उसको मिलता है जो कि उस लेने वाला का कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई ये रहता है, उसी का कोई लीगल एयर रहता है। जबकि नॉन लाइफ में जो खरीदता है उसी को यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी का जिंदगी के बदले में इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक आदमी रहता है एंड एक इंश्योरर रहता है। मतलब ये बेसिकली इंश्योर्ड है एंड ये है इंश्योरर। अब ये इस आदमी को क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा मौत हो जाता है, मतलब अनटाइमली डेथ, ठीक है, मतलब अगर अकस्मात मौत जिसे हम लोग कहते हैं कि बिना कोई वजह, बिना कुछ ये किए तुम्हारा अगर मौत हो जाता है तो उस केस में मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे पैसा जो है वो देने वाला हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे एक आदमी अपना लाइफ, अपना ज़िंदगी को ही मेन सब्जेक्ट मैटर बना करके यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रहा है। अब ये क्यों करवाया जाता है, तो ये इसलिए करवाया जाता है कि अगर कोई आदमी अनटाइमली अगर मारा जाता है तो उस केस में ताकि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस में अगर उस आदमी का मौत टाइमली हो जाता है या फिर उस पॉलिसी के अंदर में होता है तो ही वो इंश्योरेंस वहाँ पे वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ने बोल दिया कि मेरे मौत के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखना है कि मौत का मतलब यहाँ पे वो नेचुरल डेथ का बात नहीं हो रहा है। अगर वो अकस्मात मारा जाता है, अगर वो बिना कोई पर्टिकुलर टाइम के, मतलब अनटाइमली अगर उसका डेथ हो जाता है तो उस केस में जितना पैसा का इंश्योरेंस वहाँ पे किया गया था उतना पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है। ये कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगर एक कभी ना कभी चल के तो मर ही जाएगा तो उसके बाद जो पैसा है वो उसके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाला है, वो नहीं होगा। क्योंकि हमने इंश्योरेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसी में हमने यहाँ पे देख लिया था कि जो रिस्क है वो रिस्क ऐसा होना चाहिए जो कि ये हो, जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो।
ठीक है, एक आदमी का मौत तो हो ही जाएगा, लेकिन अनटाइमली डेथ किसका कब होगा ये किसी को पता नहीं रहता है। तो एक ऐसा चीज़ जो कि कब हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता है, तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग को इंश्योरेंस मिल सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल मतलब ये है कि अगर मेरा अनटाइमली डेथ हो जाता है तो मेरे डेथ के बाद ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सके, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा तो उसके बाद पैसा मिलने वाला है, वो नहीं होगा। जो चीज़ फिक्स्ड है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जो चीज़ हो सकता है या फिर होने का चांसेस है उन चीज़ों के बदले में इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो पहला बात है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अगर जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसके मौत के बाद उसके फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, ये चीज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है कि अगर किसी का मौत हो जाता है तो उसके बाद भी ताकि उसके फैमिली मेंबर्स को कुछ ना हो, इसीलिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो पहला इसका यही है कि उसका जो फैमिली रहता है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। फिर लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस पीपल टू सेव मनी, द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स इज डेवलप्ड अमंग पीपल। इससे एक सेविंग्स करने का जो ये होता है मतलब सेविंग्स करने का एक आदत यहाँ पे जागता है। ठीक है, फिर लाइफ इन्वेस्टमेंट एक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट्स एज एन इन्वेस्टमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर द हायर एजुकेशन और मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। अब लाइफ इंश्योरेंस से ये भी होता है कि जो पैसा वहाँ पे मिला हुआ है वो आप मतलब वो जो है उसके मौत के बाद उसके बच्चों के मतलब उसके बच्चों के शादी के लिए और उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी खर्चा किया जा सकता है। ठीक है, फिर द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। अब जब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो उस केस में जितना रुपया का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है उस पैसे को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर 5 लाख रुपए मेरा इनकम था तो नॉर्मली 5 लाख रुपए के ऊपर में ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है तो ये 50,000 रुपए के ऊपर में अब इनकम टैक्स कैलकुलेट ना हो करके बाकी का 4.5 लाख रुपए के ऊपर में इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर में जो प्रीमियम भरा जाता है वो एक डिडक्शन की तरह काम आता है। मतलब पहले मैं 5 लाख रुपए के ऊपर में इनकम टैक्स भर रहा था, अब मैं 4.5 लाख रुपए के ऊपर में इनकम टैक्स भरूंगा। ठीक है, तो ये था लाइफ इंश्योरेंस जो कि आदमी बेसिकली अपना लाइफ अपना ज़िंदगी के बदले में लेता है। यहाँ पे अगर उस आदमी का अकस्मात मौत अगर हो जाता है तो उस केस में उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे जो प्रीमियम का पैसा है वो दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जहाँ पे किसी का जिंदगी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ दूसरे चीज़ें जैसे हेल्थ, फायर, इन सब के ऊपर में इंश्योरेंस मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? सो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप इन विच द इंश्योरर अग्रीज टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस एट एन अग्रीड अपॉन प्राइस विच इज प्रीमियम। मतलब सिंपल सा बात है कि जो इंश्योरेंस एक आदमी अपने हेल्थ के बदले में लेता है कि अगर मेरे को कभी कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है एंड मेरा अगर हेल्थ खराब हो जाता है तो उस केस में ताकि मुझे कंपनसेशन मिल सके, ताकि मैं वो खर्चा उठा सकूं, इसीलिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इज नथिंग बट जस्ट एन इंश्योरेंस विच इज़ इन एक्सचेंज ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन। एक आदमी का हेल्थ, एक आदमी का स्वास्थ्य के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मुझे कुछ खास समझाने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल बात है कि मेरा हेल्थ के अगेंस्ट में, मतलब अगर कभी मेरे को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आ जाए एंड वो मैं खुद ना उठा पाऊँ, तो उस केस में मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ, जिसकी वजह से अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा। ठीक है, अब हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो पहला, इट गिव्स द सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड। जाहिर सी बात है, जिसने इंश्योरेंस यहाँ पे ले रखा है उसके पास हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस केस में उसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसका पैसा का चिंता करने की उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका पैसा कहाँ से आएगा, ही नीड नॉट वरी अबाउट दैट। फिर द पर्सन गेट्स कवरेज फॉर हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व इन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सीरियस डिजीजेस। जो कि मैंने बोला कि पहली बात तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वरी। एंड इसके बाद भी अगर यहाँ पे हो जाता है कुछ तो ऐसा तो वहाँ पे रेडी है ही। फिर यहाँ पे भी है द प्रीमियम पेड इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखा था कि अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उसको हटा दिया जाएगा, उतना पैसा के ऊपर में मुझे टैक्स देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे है। फिर इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय मेकिंग द पीपल ऑफ द कंट्री हेल्दी। अब लाइफ इंश्योरेंस ले करके एक देश के जो लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं, दे बिकम मोर हेल्दी। वाई? बिकॉज उन लोगों का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस ना रहे तो इस देश का जो लेबर क्लास है या फिर इस देश का जो वर्किंग क्लास है वो अगर उसको कुछ अगर हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी चांसेस है कि उसका मौत हो जाए। सो इसकी वजह से कंट्री का जो चीज़ हम लोगों ने इकोनॉमिक में पढ़ा हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, तो वो जो देश का जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर में अफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए एक देश का जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हेल्दी बनाने का काम हेल्थ इंश्योरेंस करता है। ठीक है, अब बात आती है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है, जो कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को आग के कारण कोई नुकसान होता है, इफ देयर इज अ लॉस विच इज ऑकरिंग ड्यू टू फायर, तो आग के कारण जो नुकसान हुआ है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फायर इंश्योरेंस ले सकता हूँ, जहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट मैटर कि किस चीज़ के होने पे मुझे कंपनसेशन या फिर किस चीज़ के होने पे मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो है आग। अगर आग से कोई चीज़ डैमेज होता है तो उस केस में मुझे यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो मिल सकता है। सो फायर इंश्योरेंस जो है दैट इज नथिंग बट जस्ट एन इंश्योरेंस विच इज गिवन अगेंस्ट फायर। आग के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसे हम लोग फायर इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहली बात है इट गिव्स अ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड। यहाँ पे भी जिसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है उसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कभी आग लग जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आग लग भी जाता है तो उस केस में सारा नुकसान का पैसा जो है वो उसे वापस मिल जाएगा। एंड इसके बाद है द पर्सन गेट्स कवरेज फॉर द लॉस कॉस्ड बाय फायर। अगर आग से कुछ हो भी जाता है तो कवरेज तो वहाँ पे है ही। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेरीन इंश्योरेंस। अब मेरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जहाज का इंश्योरेंस। मेरा जो जहाज है वो अगर बहुत बड़े बड़े ओशंस में, सीज में अगर वो जाता है तो वहाँ पे भी चांसेस है कि वहाँ पे जहाज को कुछ नुकसान हो जाए, जहाज में आग लग जाए, जहाज का जो ये होता है जहाज डूब जाए। तो वैसे केस में जहाज का जो इंश्योरेंस होता है उससे हम लोग मेरीन इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, सो मेरीन इंश्योरेंस इज जस्ट एन इंश्योरेंस ऑफ द शिप। एक आदमी अपने जहाज का जो इंश्योरेंस करवा करके रखता है उसे हम लोग मेरीन इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है,
अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका भी सेम चीज़ है कि जिसने भी मेरीन इंश्योरेंस ले रखा है उसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसके जहाज़ के साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर जहाज़ के साथ कुछ हो जाता है तो उस केस में उससे जो है वो कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ये जो कि हम लोग अपने कार का, स्कूटी का करवाते हैं। मतलब बेसिकली जो चीज़ें, जो गाड़ियाँ मोटर पे चलती हैं, जिनमें इंजन होता है, तो उन गाड़ियों का इंश्योरेंस, उसे हम लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। सो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज अ पॉपुलर ऑप्शन फॉर द ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। हियर द ओनर्स लायबिलिटी टू कंपनसेट इंडिविजुअल्स किल्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ मोटरिस्ट इज बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसका मतलब क्या कि अगर मेरे मोटर व्हीकल को, मेरे कार को या फिर मेरे ट्रक को कुछ भी होता है तो उस केस में जितना का भी नुकसान वहाँ पे हुआ होगा उसका पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। मतलब जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हमारा जो वहाँ पे मेन ये था, जो मेन सब्जेक्ट था वो किसी आदमी की जिंदगी थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा मेन है वो है मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल को कुछ भी हो जाता है तो उसे हम लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के थ्रू सिक्योर करवा सकते हैं। फिर जो अगला टॉपिक है वो है सोशल इंश्योरेंस। अब ये एक थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सोशल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत हमारे देश में गरीबी है, बहुत लोग हैं जो कि अपना जो खाने पीने का ही खर्चा जो है वो बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं। तो ऐसे केस में ये लोग तो सिर्फ अपना नॉर्मल ज़िंदगी ही जी पा रहे हैं। अब इस नॉर्मल ज़िंदगी से हटकर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी उतना सस्ता नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। सो इन लोगों के लिए एक अलग से एक इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप का बनाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक फंड बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग मिल करके आपस में एक फंड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ये एक फंड है। अगर ये एक आदमी है जो कि अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो ये आदमी क्या करता है कि ये आदमी यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे जाके वो ये इंश्योरेंस खरीदता है। अब यहाँ पे नॉर्मल इंश्योरेंस के केस में क्या होगा कि सारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपको ही भरना होगा, लेकिन यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है एंड अगर आपको हर महीने, अगर कहा जाए, अगर आपको हर महीने 5,000 रुपये पे करने होते हैं, तो इस केस में ये बोला जाएगा कि 5,000 में से सिर्फ 2,000 रुपये आपको देने की ज़रूरत है, बाकी का 2,000 रुपया आपका जो एम्प्लॉयर है वो देगा एंड बाकी का 1,000 रुपया जो है वो सरकार देगी। तो इसे हम लोग सोशल इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि जो लोग नॉर्मल इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए हमारी जो सरकार है उसने सोशल इंश्योरेंस लाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई आदमी नॉर्मल किसी जगह से इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक फंड बना दिया जाता है, जहाँ पे एक आदमी जाकर के कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है एंड उसमें जो प्रीमियम का पैसा होता है वो थोड़ा सा उसे देना होता है एंड बाकी का जो पैसा होता है वो दूसरे लोग दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का इंश्योरेंस जो कि सोसाइटी के भलाई के लिए किया जाता है, इसे हम लोग सोशल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज सोशल इंश्योरेंस। अब यहाँ पे इस आदमी ने अगर यहाँ पे अपना 5,000 रुपये हर महीने लेने की बात की है, तो और भी यहाँ पे एक आदमी है जो कि आएगा, फिर और भी एक आदमी आकर के पॉलिसी खरीदेगा, और एक आदमी आकर के पॉलिसी खरीदेगा, और एक आदमी आकर के पॉलिसी खरीदेगा। तो इस तरीके से एक फंड जनरेट होगा, पैसे एक जगह पे जमा होंगे एंड जिन जिन लोगों ने वहाँ पे इंश्योरेंस खरीदा होगा उन सभी को अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में उन्हें इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा। तो इस टाइप का इंश्योरेंस को हम लोग सोशल इंश्योरेंस
कहते हैं, जो कि बेसिकली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यहाँ पे की जाती है। ठीक है। So social insurance is a form of social welfare that provides insurance against economic risk. The insurance may be provided publicly or through the subsidizing of private insurance. In contrast to other forms of social assistance, individuals' claims are partly dependent on then contributions, which can be considered insurance premiums created to a common fund out of which the individuals are then paid benefits in the future. Simply आपको बस इतना याद रखना है कि एक ऐसा इंश्योरेंस जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कम दाम पे इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, उस टाइप के इंश्योरेंस को सोशल इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला तो यही है कि जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसके पास भी एक सिक्योरिटी है। It also brings those people in the ambit of insurance for whom normal insurance policy is a luxury. अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जहाँ पे हर साल 20,000 25,000 रुपये तक देने पड़ते हैं, तो वैसा बहुत लोगों के का अफोर्ड के बाहर में है। बहुत लोग उसके आसपास भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी है वो मिल पाता है बिकॉज ऑफ सोशल इंश्योरेंस। ठीक है। फिर द प्रीमियम पेड इज़ वेरी लेस विच इज़ अ मेजर एडवांटेज फॉर द इंश्योर्ड, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि मुझे जितना प्रीमियम देना है वो बहुत कम है, दैट इज़ वेरी लो। सो बिकॉज ऑफ दैट कोई भी इस इंश्योरेंस को ले सकता है। And the person gets coverage for numerous losses which might happen to him. And अलग अलग losses जो कि बेसिकली उस इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखे हुए रहेंगे, उनके बदले में मुझे यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो मिल सकता है। तो सोशल इंश्योरेंस सिंपली आप एक तरीके से इसे सरकारी इंश्योरेंस कह सकते हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मल लोगों का, जो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए इस इंश्योरेंस को किया जाता है। फिर इसके बाद फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस और फिडेलिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इज अ बिजनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस लॉस कॉज्ड ड्यू टू एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, थेफ्ट और फ्रॉड। अब देखिए, मैं अगर अपने यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को अपने अंदर में काम करवा रहा हूँ, लेकिन अगर वो लोग नालायक हैं, वो लोग मेरा पैसा डुबा देंगे, मेरे बिजनेस को लॉस पहुंचा देंगे, तो ऐसे केस में उन नालायकों से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसके लिए भी इंश्योरेंस ले सकता हूं। यस, मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूं जो कि अपने अंदर में लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो अगर मुझे ये डर है कि उन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस का नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए भी मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं। एंड इस इंश्योरेंस को हम लोग फिडेलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, जहां पे बेसिकली जो काम दे रहा है वो जिन लोगों से काम करवाता है, उनके द्वारा अगर कोई गलती होती है या फिर उनके वजह से उसे अगर कोई नुकसान होता है, तो उस केस में उसे इंश्योरेंस का पैसा है जो कि मिल जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर जिसकी वजह से यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला है, दैट इज द डिसऑनेस्टी, फ्रॉड और थेफ्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो लोग एक ख़राब तरीके से काम करते हैं, वो लोग अगर डिसऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए मैं फिडेलिटी इंश्योरेंस जो है वो ले सकता हूं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सेम वही इंपॉर्टेंस है कि जिसने फिडेलिटी इंश्योरेंस ले रखा है उस एम्प्लॉयर के पास एक सिक्योरिटी रहता है एंड उसे कवरेज मिल जाता है उन चीज़ों से जो कि उसके एम्प्लॉय के डिसऑनेस्टी की वजह से हुआ हो। ठीक है। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आज मेरा वॉइस ठीक नहीं था, बीच बीच में अटक रहा था, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट होप आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमारा हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो भी हो चुका है। अब आपका जो कोर्स था ISC क्लास 11 कॉमर्स का वो भी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। सो होप सो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा
एंड यस, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।